Hello aspirant, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari and today guys I will be dealing with the Dowry Prohibition Act 1961. So आप लोगों को मेरे साथ बस 10 से 15 मिनट, जैसे कि कल हम लोगों ने वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट किया था और उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि बस मेरे को 15 मिनट चाहिए और 15 मिनट में आपको मैं पूरा एक्ट रटा दूंगी। तो वो वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा जिसका नाम है कोचिंग क्लासेस बाय ऐश। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पे भी मिल जाएगा। आज वही सेम चीज़ हम करने जा रहे हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ये जीके में पूछा जा रहा है और इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी एक्ट है और इसीलिए इसको याद करना भी उससे ज़्यादा सरल है। टोटल 10 इसमें सेक्शन है और 10 सेक्शन बहुत ईजी हैं। लाइन से याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा, लाइन से नहीं याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा। सेक्शन नंबर 1, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, सेक्शन नंबर 1 में आपको शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बात की जाती है। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट हमेशा जनरली जो है वो सेम ही रहता है, इसमें ज़्यादा आपको अकल लगानी ही नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये डेट आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, तो 28 में 1961 ये जो डेट है अगर आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। सीधे अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, वो है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेक्शन नंबर 2 में आपको डाउरी डिफाइन की गई है। जनरली सेक्शन नंबर 2 जो होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे सब क्लॉजेज होते हैं, पर नहीं, हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहता है कि ना, कोई सब क्लॉज नहीं, सीधे एक डेफिनेशन, वो है डाउरी की। लेकिन इस एक डेफिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि डाउरी में क्या क्या आता है। तो डाउरी में आपकी प्रॉपर्टी आती है। ये वही प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी वही वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो आपको आईपीसी में सेक्शन 30 में डिफाइन की गई है। यानी कि डाउरी में प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी आती है। अब ये प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है? चाहे डायरेक्टली दी जाए चाहे इनडायरेक्टली दी जाए, दोनों ही वेज में ये काउंट होगी डाउरी में। कौन दे सकता है किसको? तो पहला है कि एक पार्टी ऑफ मैरिज, यानी वन पार्टी टू द मैरिज टू अनदर पार्टी टू द मैरिज, एंड दूसरा है कि पेरेंट्स के द्वारा टू द पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक। अब ये डाउरी कब दी जा सकती है? डाउरी कैन बी गिवन बिफोर मैरिज ऑल्सो, डाउरी कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल्सो, एंड डाउरी कैन बी गिवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, एट और बिफोर or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties, but it does not include a dar or meher as in case of persons to whom Muslim personal law or Shariat applies। बस इसका एक्सेप्शन ये है सेक्शन 2 का कि ये जो है ये शरीयत लॉ पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वहां पे तो मेहर का अलग से प्रोविजन ही होता है। तो डाउरी जो है वो मेहर पे नहीं अप्लाई होती है। इसके अलावा सेक्शन 2 आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 में आपको डाउरी डिफाइन की गई है, फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। सेक्शन 2 में जो डाउरी है वो प्रॉपर्टी है और वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। प्रॉपर्टी टीपीए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी आईपीसी सेक्शन 30। डायरेक्टली दी जा सकती है, इनडायरेक्टली दी जा सकती है, शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के टाइम। एक पार्टी दूसरी पार्टी से, यानी वर वाली पार्टी वधु की पार्टी से, या वधु वाली पार्टी वर की पार्टी से। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो हमारा एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये है जेंडर न्यूट्रल, यानी कि ये जेंडर में कोई मतभेद नहीं करता है। दोनों में से कोई भी किसी से भी मांगा है अगर आपने प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो वो आपने डाउरी मांगी। पेरेंट्स भी मांग सकते हैं पार्टी से, या पेरेंट्स मांग सकते हैं दूसरी पार्टी के पेरेंट्स से, या जो है वो रिलेटिव से मांग सकते हैं। वो सब का सब जो है इस डाउरी की डेफिनेशन में कवर्ड है। आगे बढ़ते हैं अब हम सीधे अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 पे जब आप आते हैं तो सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 को अगर आप समझें, सेक्शन नंबर 3 जो है वो कहता है कि पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। अब इस सेक्शन में है क्या, इसको समझिएगा। पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी में मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें 3 लोग कवर किए गए हैं। पहला, वो व्यक्ति जो डाउरी देता है। दूसरा, वो व्यक्ति जो डाउरी लेता है। तीसरा, वो व्यक्ति जो डाउरी के लिए अबेटमेंट करता है। ये 3 व्यक्ति इसमें कवर हैं। दूसरा पॉइंट सेक्शन 3 के लिए आपको ये याद रखना है कि इसमें इन तीनों व्यक्तियों के लिए दी गई है पनिशमेंट। वो पनिशमेंट है कि आपको इम्प्रिजनमेंट 5 साल से कम का नहीं मिलेगा। आपको इम्प्रिजनमेंट 5 साल से कम का नहीं मिलेगा, और जो फाइन है वो 15,000 से कम का नहीं देना होगा। यानी कि मैक्सिमम जो है वो 15,000 रुपये तक का आपका फाइन दिया जा सकता है, फाइन आपसे लिया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें जितने भी आप पनिशमेंट्स पढ़ेंगे ना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, आप ये देखेंगे कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि जनरली तो 5 साल तक की सज़ा मिलती है, पर अगर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है और कोर्ट रिकॉर्ड करता है अपने रीजंस राइटिंग में, तो उसके बाद वो आपको 5 साल से कम की सज़ा भी दे सकता है। यही कहता है आपका सेक्शन नंबर 3। आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर देती हूँ।
सेक्शन नंबर 3 कह रहा है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति ले रहा है या दे रहा है या अबेट कर रहा है लेना या देना ऑफ डाउरी, तो ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 15,000 रुपीज और द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज मोर। अब इसमें एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि आप इन तीनों की किसी भी श्रेणी में आते हैं, देना लेना या अबेट करने वाले में से, ठीक। अब आपने जो डाउरी ली है वो 25,000 की है और इसमें तो हर्जाना दिया हुआ है 15,000 तक का, तो जो ज्यादा होगा वो हर्जाने के रूप में मांगा जा सकता है, यानी कि हमारे केस में 25,000 रुपए। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोर्ट अगर चाहे तो एडिक्वेट और स्पेशल रीजंस के लिए रिकॉर्ड कर सकती है अपने जजमेंट में और इम्पोज कर सकती है ऐसा सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो कि लेस देन 5 years होगा। ठीक, क्लियर। ये है आपका सेक्शन 3, शॉर्ट एंड क्रिस्प समझने के लिए। एंड हाँ, एक चीज़ और अगर आपको समझना है, जैसे नीचे इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप इसको पढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो नीचे लिखी गई लाइन्स हैं वो ये लिखी गई हैं कि अगर किसी भी कस्टम के हिसाब से किसी ब्राइड को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं या ब्राइडग्रूम को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, पर वो कस्टम्स के हिसाब से नॉमिनल होना चाहिए और कस्टमरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब जो है 3 BHK 4 BHK जितने रिश्तेदार आ रहे हैं सब अपने जो है 2 3 4 BHK जो इनके नाम करे जा रहे हैं, तो कोर्ट कहती है, यानी सेक्शन 3 हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहता है कि नॉमिनल और कस्टम के हिसाब से जो गिफ्ट मिलते हैं उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 गाइज आपसे बोलता है, यहाँ पे तो आपका था कि पनिशमेंट फॉर टेकिंग डाउरी, अब सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर डिमांडिंग डाउरी, यानी कि देना लेना अबेट करना तो पनिशेबल है ही है, लेकिन उसके अलावा सेक्शन 4 जो है वो कहता है कि डिमांड करना भी अपने आप में पनिशेबल है। तो अगर कोई व्यक्ति डिमांड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किससे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे पेरेंट से, चाहे रिलेटिव से, चाहे गार्जियन से, चाहे ब्राइड से, चाहे ब्राइड ग्रूम से, किसी से भी डाउरी, तो ये व्यक्ति जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा 6 महीने से कम नहीं, एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक का, और जो फाइन होगा वो 10,000 रुपये तक का। 6 महीने से कम नहीं, 2 साल तक, और फाइन 10,000 रुपये। लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट इसको 6 महीने से कम दे सकती है अपने स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करके इन राइटिंग। ठीक, 4A ये बाद में ऐड किया गया था इसलिए इसको और इम्पोर्टेंट बनाता है। 4A है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, कोई भी किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट जो कि किसी भी तरीके से किसी न्यूज़पेपर में, पीरियोडिकल में, जर्नल में या किसी भी तरीके से मीडिया में इस चीज़ को एडवर्टाइज करता है कि इनको ये चीज़ें चाहिए, दूसरी पार्टी से जो शादी करने आई है या उसके रिलेटिव से या उसके और किसी कंसर्न व्यक्ति से, तो माना जाएगा कि ये एडवर्टाइज कर रहे हैं डाउरी को, और ऐसे व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी वो 6 महीने से कम नहीं, 5 साल तक एक्सटेंड करने वाली और 15,000 रुपये तक का फाइन दिलाने वाली सज़ा होगी। फिर से 6 महीने से कम नहीं, 5 साल तक की मैक्सिमम और 15,000 रुपये तक का जुर्माना दिलाने वाली। अगेन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट अपने स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड कर सकता है जजमेंट में और इनको 6 महीने से कम की सज़ा दे सकता है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 4A फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑन टेकिंग डाउरी है जिसमें 3 लोग आते हैं, सेक्शन 4 पनिशमेंट ऑन डिमांडिंग डाउरी है और सेक्शन 4A है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब आ जाइए आप सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 आपसे कहता है अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई अग्रीमेंट है जिसमें दोनों पक्षों ने लेने या देने की डाउरी की बात की है तो वो कैसा है, वो है वॉइड। ये है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 6 कहता है डाउरी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हेयर। अब इसको शॉर्ट में समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको पढ़ने में लगेगा टाइम, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। सेक्शन 6 कह रहा है कि जहाँ पे डाउरी जो है वो रिसीव की गई है किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी और व्यक्ति के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक औरत के लिए किसी और उसके व्यक्ति ने जो है डाउरी रिसीव की है। इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ कि औरत अगर मान लीजिए माइनर है, अब डाउरी आप अगर इसको डाउरी की डेफिनेशन में जाइए तो डाउरी की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ था, कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक,
तो भाई कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक औरत के नाम कर सकता है ना। तो कोई भी अगर अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मान लो ये जो औरत है ये तब माइनर थी, तो इसके एक गार्जियन पे जो है दे दी गई। अब सेक्शन 6 कह रहा है कि जैसे ही ये मेजर होगी तो 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी जो उसकी थी वो उसको मिल जानी चाहिए, या फिर अगर शादी से पहले किसी ने इसके बिहाफ पे रिसीव की थी तो जैसे ही शादी हुई 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाए। शादी के बाद अगर ली है तो जिस दिन रिसिप्ट में आई है डाउरी, यानी कि जिस दिन ली है उस दिन से 3 महीने बाद दे दे। शादी के दिन ली है तो उस दिन भी जो है उस दिन से 3 महीने बाद दे दे ये डाउरी, जिस कंसर्न वुमेन को देनी है उसको। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या? अगर ऐसा नहीं किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि 6 महीने से कम नहीं और 2 साल तक की एक्सटेंड करेगी, और फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का, रुपये से कम नहीं और 10,000 रुपये तक एक्सटेंड करेगा, या दोनों। फिर से 6 महीने तक की सज़ा जो कि एक्सटेंड कर सकती है 2 साल तक विद फाइन, और फाइन कितना? 5,000 से कम नहीं, 10,000 से ज़्यादा नहीं, और ये दोनों हो सकते हैं। अब तीसरा ये लिखा हुआ है कि जहां पे एक औरत जो है वो नेचुरली उसकी डेथ हो जाती है, नेचुरली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्वियस सी चीज़ है। यहाँ पे बात की गई है एक ऐसी औरत की जो कि अपनी शादी के 7 साल के अंदर अंदर जिसकी डेथ हो जाती है। ये हम लोगों ने प्रोविजन पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट में, है ना। तो डाउरी डेथ की जब हम बात करते हैं तो जो उसके हेयर है उन हेयर पे वो प्रॉपर्टी ड्वेल करेगी, पहली चीज़। तो अगर हेयर माइनर है तो वो प्रॉपर्टी गार्जियन के पास रहेगी एक ट्रस्ट के फॉर्म में, और जैसे ही वो मेजर होगा उसको दे दी जाएगी। और अगर हेयर नहीं है यानी कि चाइल्डलेस थी तो पेरेंट्स के पास ड्वेल कर जाएगी। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके आगे इन्होंने एक चीज़ ये दी है कि मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए को जो है प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है, 3A में आपको ये दिया हुआ है। मान लो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए को एक प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की गई है। मिस्टर ए से कहा गया कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है हम आपको दे रहे हैं, ये जो लड़की है अभी ये माइनर है, जब मेजर हो जाएगी आप इसको दे दीजिएगा। ये लड़की जब मेजर हुई इन्होंने इसको प्रॉपर्टी नहीं दी, इन्होंने इसको प्रॉपर्टी नहीं दी। तो पहला तो इनका पनिशमेंट वही हो गया, 6 महीने से कम नहीं, 2 साल तक की, 5,000 से कम नहीं, 10,000 तक का फाइन, या दोनों, ठीक। लेकिन 3A कहता है कि केवल इतने से तो बात नहीं बनेगी, भाई एक व्यक्ति का हक मारा है तुमने तो वो हक कहाँ से मिलेगा। तो कोर्ट कहता है कि कोर्ट एक ऑर्डर देगा इस पनिशमेंट से पहले इस व्यक्ति को, मिस्टर ए को, कि आप जो है ये प्रॉपर्टी जो इस औरत की है इसको दे दीजिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नहीं ही दिया है, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस वैल्यू को इनसे रिकवर किया जाएगा, और ये रिकवरेबल अमाउंट, ये जो अमाउंट जो रिकवर किया गया है वो दिया जाएगा इस औरत को, और उसके बाद इनको जो सज़ा मिलेगी वो तो मिलेगी। ये है आपका सेक्शन नंबर 6। आते हैं अब हम सेक्शन नंबर 7 पे। सेक्शन नंबर 7 जो है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। सेक्शन 7 कहता है कि इस कोड के अंतर्गत जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वो लिया जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा, या उनसे ऊपर के ऑफिसर्स के द्वारा, उनसे नीचे का ऑफिसर नहीं ले सकता। यानी कि बेसिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जैसे हैं तो वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। और दूसरा इन्होंने ये बोला है कि इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत जो कॉग्निजेंस लेगा वो कॉग्निजेंस कैसे ली जाएगी, तो वो कॉग्निजेंस 2 प्रकार से ली जाएगी। पहला तो ये कि पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, पुलिस रिपोर्ट जो है उसके द्वारा जो है कॉग्निजेंस दी जा सकती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा, या फिर अगर उनके पास नॉलेज है तो। और दूसरा ये है कि अगर जो अग्रीव व्यक्ति है यानी कि जो पेरेंट है या जो रिलेटिव है या कोई भी एक रिकॉग्नाइज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है कंप्लेंट अगर की है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से, तो फिर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा गाइज इसमें जो है चैप्टर 36 CRPC अप्लाई करेगा जब भी हम पनिशमेंट्स की बात करते हैं सेक्शन 7 के अंतर्गत। अब आप आ जाइए सीधे सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 आपसे कहता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। Offenses to be cognizable for certain purposes and to be bailable and non-compoundable. सेक्शन 8 आपसे कहता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेगा यहाँ पे इन केसेस पे जहाँ पे ऑफेंस कमिट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है
इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। जहां पे हम सेक्शन 42 ऑफ द कोड की बात करेंगे, यानी कि इस कोड के अंतर्गत, इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत केवल सेक्शन 42, और अगर एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट या विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो जो है इस पे सीआरपीसी का जो ऑफेंसेस पे अप्लाई करने का तरीका है वो अप्लाई होगा। अदरवाइज जो है हर ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल माना जाएगा। नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सेक्शन 8A पे अगर आप आ जाते हैं तो 8A भी इनका बाद में जोड़ा गया है, इसलिए 8A और 8B दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 8A बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 8A आपसे कहता है कि जहां पे किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है कि उसने डाउरी ली है, डाउरी दी है या अबेट किया है डाउरी को सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंतर्गत, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी व्यक्ति के ऊपर होगा कि वो प्रूफ करे कि उसने ऐसा नहीं किया। Therefore, the burden of proving that he had not committed an offense under this section shall be on him. As simple as that. सेक्शन इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 8B। सेक्शन नंबर 8B आपका कहता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8B डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के बारे में बात कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन होते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है और जितने चाहे उतने अपॉइंट कर सकती हैं। ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास जो है वो पावर होगी जो एक नॉर्मल से पुलिस ऑफिसर के पास होती है। पहली चीज, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर क्या करेंगे? डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर जो सारी चीजें हैं वो सब कंप्लाई की जा रही हैं कि नहीं, डाउरी कहीं से कोई डिमांड तो नहीं कर रहा है, या कोई अवेट तो नहीं कर रहा है, या कोई दे तो नहीं रहा है। और इसके लिए दोस्तों एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जाएगा। इस एडवाइजरी बोर्ड में जो है 5 लोग होंगे, 5 वेलफेयर सोशल वेलफेयर वर्कर्स होंगे, और ये वेलफेयर वर्कर्स में से 2 कम से कम जो है औरतों का होना जरूरी है, और ये इसी के जुरिस्डिक्शन में काम करेंगी, ये जो आपका ऑफिसर होगा। अब देखिए, आपको अगर ये पढ़ना है तो आप ये देख सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स इन efficient performance of their functions under this act, appoint an advisory board consisting of not more than 5 social welfare workers, out of whom at least 2 shall be women, from the area and respect of which such dowry prohibition officer exercises jurisdiction under subsection 1। तो यही बड़ा सा सेक्शन आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। इसमें जो आपको याद करने वाली चीज़ है कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कहाँ दिया है, तो 8B में दिया हुआ है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये व्यक्ति कौन होगा, इसके पास क्या पावर, तो इसके पास पावर होंगी कि जो एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है। अगर आपको और देखना है तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है। और ये पावर्स कौन कन्फर करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट कन्फर कर सकती है बाय पब्लिशिंग इन द ऑफिशियल गजेट। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी कि वो इसमें रूल्स बना सकती है। रूल्स कैसे बनाएगी? ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश करके। और ये रूल्स जो है वो किसके लिए बनेंगे? तो ये रूल्स जो है सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 के लिए बना सकती है और बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी के लिए बना सकती है। हर एक रूल जो इस सेक्शन के अंतर्गत बनेगा वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा जब जो सदन है वो सेशन में होगा। जब सेशन में नहीं है, यानी कि अगर सेशन में नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता, एक्सपायरी ऑफ द सेशन के पहले आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जब दोनों अग्री करेंगे तभी वो चीज़ जो है आगे बढ़ेगी। अगर दोनों मना कर देते हैं तो मना हो जाएगी, यानी कि दोनों की स्वीकृति या दोनों की सहमति जो है वो जरूरी है। अगर दोनों लोग अन्यूल करेंगे तो उसको अन्यूल ही माना जाएगा। तो सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है टू मेक रूल्स, और इसमें बेसिकली सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 और बेटर कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। सेक्शन नंबर 10 जो है वो आपके पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है और कहता है कि सेक्शन 10 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वही सेम पावर है कि वो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजेट के द्वारा रूल्स बना सकती है। और ये जो रूल्स बनाएगी ये किसके लिए बनाएगी? सेक्शन 8B में जो है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के लिए। सेक्शन 8B में लिमिटेशंस या कंडीशंस लगा सकती है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और जैसा कि क्योंकि स्टेट की बात हो रही है इसलिए कोई भी रूल बनेगा तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जो है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये थे आपके 10 सेक्शन। अगर आप चाहें तो एक बार इनको हम लोग फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बार से मैं फिर से जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। तो जल्दी से रिवाइज करने के लिए आप देखिए, सेक्शन 1 शॉर्ट एडल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डाउरी, सेक्शन 3 पनिशमेंट फॉर टेकिंग डाउरी, सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर डिमांडिंग डाउरी, सेक्शन 4A आपकी बात करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट हुआ है तो दोस्तों वो वॉइड होगा, सेक्शन 6 कहता है कि डाउरी जो है
वो बेनिफिट ऑफ वाइफ और उसके हेयर्स के लिए होगी, और जिसने भी ली है उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 7 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। सेक्शन 8 कहता है कि ऑफेंस जो है वो बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, एक्सेप्ट फॉर हम लोगों ने कुछ केसेस पढ़ा सेक्शन 42 और अरेस्ट विदाउट वारंट पे। सेक्शन 8A जो है वो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। सेक्शन 8B जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की बात करता है। सेक्शन 9 पावर टू मेक सच रूल्स की बात करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात करता है रूल्स बनाने की। और सेक्शन 10 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर की बात करता है रूल्स बनाने की। ये मैंने ख़त्म करा दिया है आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, AISH। आप सर्च करेंगे जैसे यूट्यूब पे, मैं आपको मिल जाऊंगी इसी चश्मे के साथ, तो आप मुझे उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी में भी। तो अन अकेडमी पे मैं अवेलेबल हूँ मेरे ही नाम से, आशा तिवारी के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। और आपको एक लिंक भी दिया हुआ है जिससे आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन अकेडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होने वाला है जनवरी 15 को 12 बजे। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं कराया है तो आप इनरोल करा सकते हैं। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला मेरा नाम आशा है और मैं लाइव हूँ आपके साथ, तो वही कोड है आशा लाइव, ASHALIVE। ये कोड यूज़ करके आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। न्यू ईयर के साथ हम लाए हैं न्यू रेजोल्यूशन, और न्यू रेजोल्यूशन के साथ आते हैं नए गोल। तो 23% ऑफ आपको उस समय मिल रहा है अनअकैडमी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इस समय कुछ बैचेस भी चल रहे हैं, जिसमें से कर्नाटका स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। 6 महीने की ड्यूरेशन है, कन्नड़ में और इंग्लिश में ये बैच है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रारंभ हमारा 18 महीने का जुडिशरी का फाउंडेशन बैच है, और ये सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए है। दिसंबर 27 से स्टार्ट हुआ है, 18 महीने की ड्यूरेशन का है। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें अर्चना मैम, फैजान सर और करण सर आपको पढ़ाएंगे। रैपिड रिवीजन फॉर यूपी एंड छत्तीसगढ़ जुडिशरी दिसंबर 20 से स्टार्ट हो चुका है। 3 महीने की ड्यूरेशन है। इसमें तनसुख सर, अनूप सर, सोनू सर, सूर्य सर और सिद्धार्थ सर आपको पढ़ाएंगे। संकल्प यूपी PCSG प्रीलिम्स बैच जो है ये 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 3 महीने की ड्यूरेशन का है। इसमें मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लासेस इस समय पढ़ा रही हूँ, रैपिड रिवीजन करा रही हूँ। रिवैम्प टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए है। तो आप अपने लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो आप एक QR कोड आपको दिया हुआ है, आप स्कैन करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं बैच में। रिवैम्प टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं। एंड वी आर लॉन्चिंग द मेंस टेस्ट इवैल्यूएशन फॉर प्लस लर्नर्स। वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग जजमेंट राइटिंग एंड लोकल लॉ सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर द आइकॉनिक लर्नर्स। रिवैम्प टेस्ट सीरीज फॉर जुडिशरी लर्नर्स में हम आपको जो देते हैं वो है मेजर लॉज, प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर सीरीज, प्रीलिम्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज, लोकल लॉज टेस्ट सीरीज, मेंस फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड जजमेंट राइटिंग टेस्ट। दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप देख सकते हैं प्लस और आइकॉनिक में जो करंट प्राइस है, आप जैसे ही मेरा कोड यानी कि आशा लाइव यूज़ करेंगे तो आपको टोटल सेविंग कितनी मिल रही है ये भी आपकी स्क्रीन पे है, 6 महीने से लेके 24 महीने तक की। आर्टिकुलेट हमारा एक इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें कि आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया आप कर सकते हैं। आप हमें हमारे चैनल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जुडिशरी प्रिपरेशन विद अनअकैडमी के नाम से, अनअकैडमी जुडिशरी और जुडिशरी वर्ल्ड के नाम से। हम टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं अनअकैडमी जुडिशरी PCSJ के नाम से, जुडिशरी वर्ल्ड के नाम से और लिंकिंग लॉस के नाम से। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आई हो, और ऐसे ही शॉर्ट क्रिस्प एंड पूरे पूरे एक्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, कोचिंग क्लासेस बाय ऐश, अनअकैडमी पे आशा तिवारी के नाम से, और अनअकैडमी यूट्यूब पे तो मैं आपको मिल ही जाऊंगी जैसे कि आप मुझे अभी देख रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप ऑन लाफिंग, लविंग, लिविंग एंड ऑल्सो स्टडिंग। आई एम गोइंग टू सी यू पीपल टुमारो ऑन अनअकैडमी विद अनदर एक्ट, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो कल मिलती हूँ, और रात में 9 बजे इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लासेस के साथ रैपिड रिवीजन में आपको मिलती हूँ, और उसके बाद आपको यूट्यूब पे भी मिलूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय बाय एंड टेक केयर।